हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का जो हमारा कक्षा 10 का थर्ड चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये थर्ड जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को और उसी के साथ साथ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय मतलब जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, वो दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरा फोकस वीडियो में वेरी शॉर्ट पे ज्यादा रहेगा। उसके अलावा 5 मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको मैं कवर करूंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्रा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का मैंने बहुविकल्पीय कराया हुआ है। हर एक वीडियो में 10 सवाल मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। तो अब अगर आपने 10 वीडियो पढ़ लेंगे तो आप 100 सवालों को पढ़ लेंगे। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। पहला सवाल हमारे सामने है, प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। हम ये समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन होता क्यों है ना। तो देखिएगा जो प्रकाश है, अच्छा देखो, जो प्रकाश आ रही है वो हवा में कुछ और चाल चलेगी, मतलब हवा में उसकी स्पीड कुछ और होगी, पानी में कुछ स्पीड और होगी, कहीं किसी ठोस जैसे मान लीजिए कोई ठोस ऐसी कांच के अंदर जा रही तो कुछ और स्पीड होगी, है कि नहीं। हर एक माध्यम में स्पीड अलग अलग होती है प्रकाश की। इतना समझ रहे हो। चलो तो देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या होता है। जब प्रकाश जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में जब जाती है तो उसकी चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, मतलब अलग होती है। वायु में कुछ और रहेगी, निर्वात में कुछ और रहेगी, कांच में कुछ और रहेगी, पानी में कुछ और रहेगी। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण से जब वह एक माध्यम से जिसके कारण जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अभिलंब की तरफ या तो हटती है, अभिलंब से दूर हटती है, या फिर अभिलंब के पास आती है। तो यही जो क्रिया होती है, इसी कारण से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। आप समझ गए कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। मेन चीज दो चीजें, अगर मान लो आपसे दो जो है ऑब्जेक्ट्स के कारण पूछे जाए तो याद रखिएगा कि भिन्न भिन्न माध्यम और उन माध्यम में प्रकाश की चाल, यही दो चीजें होती हैं जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो सब निचोड़ समझ में आ गया ना कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। अब आपसे कोई पूछेगा तो आंसर कर ले जाओगे ना, वेरी गुड। चलो दूसरा सवाल देखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। तो ये किरण आरेख में अभी इस सारे क्वेश्चन कराने के बाद करवाऊंगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह तो है नहीं। तो ये पहला तो आप तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सवाल छोड़ दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, पारस्परिक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश कांच तरफ से गुजरती है या फिर निकलती है तो निर्गत और आपतित इन दोनों किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वही क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। समझ में आ गया। चलिए चौथा सवाल लिखेंगे, अपवर्तन के कितने नियम हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। एक पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या, इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। कांस्टेंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। और यही जो दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, जो दूसरा नियम है उसी को कहते हैं स्नेल का नियम। अब आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि स्नेल के नियम को समझाइए, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है जिसमें क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण की ज्या, मतलब साइन आई बटे साइन आर, इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। यही क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। ठीक है, तो अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम भी समझा दिया, दूसरा भी, कोई में से दोनों में से कोई एक है, आप आसानी से लिख सकते हो। देखो पांचवा सवाल क्या है, स्नेल के नियम का संक्षिप्त वर्णन करो। तो यही जो दूसरा नियम है अपवर्तन का वही क्या है, स्नेल का नियम है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छठवां सवाल क्या है बच्चों, अपवर्तनांक क्या होता है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो देखिएगा कि पहले माध्यम में, यानी कि मान लीजिए कोई एक माध्यम है जिसका नाम 1 है, तो माध्यम 1 में प्रकाश के जाल और माध्यम 2 में प्रकाश के जाल का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक को हमेशा n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि माध्यम 1 में, मान लीजिए क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, v से, तो v1 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखिएगा नीचे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 हो जाएगी। तो यही जो इसका अनुपात होगा इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 बराबर
अब यही निशान है, देखो 1 और 2 को कैसे पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए दूसरा सवाल हमें चित्र बनाना था। कहा गया है विरल माध्यम से, तो विरल माध्यम क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो हवा होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो हमने बना दिया पहले एक लाइन इसमें बीच में, और बीच में हम क्या खींच देंगे, अभिलंब। ठीक है, बोला गया है विरल माध्यम से, तो विरल माध्यम से ये जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम में आ रही है। तो अब देखो हमें यहाँ पे लाइन ऐसे खींची, लेकिन जब देखिए सघन माध्यम आए तो लाइन क्या है, थोड़ी सी इस अभिलंब को किससे लिखते हैं, एन से, तो इस अभिलंब के नजदीक आ रही थी। ध्यान रखिएगा कि विरल माध्यम में जो वायु होती है उसकी अपेक्षा जो सघन माध्यम होता है उसमें अभिलंब के पास आती है। ठीक है, और ये जो सघन माध्यम है है कांच का माध्यम है। ओके, तो इसको आप जरूर ऐसे जो है अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। तो ये है हवा, ठीक है, और ये है कांच, और यहाँ पे लिखिए माध्यम एक और नीचे लिखिए माध्यम दो। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो ये जिस जगह से यहाँ पे मुड़ रही है इसका नाम रख देगी क्यों, M1 M2। ठीक है, और इसके बीच में ऐसा ट्रायंगल कोण का निशान बना देंगे। अब ये हो गया विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख। 2 नंबर में ही है, देखो कुछ नहीं करना है ना, तो आपको कुछ बहुत सारा लिखना है, केवल आपको अगर चित्र आता है बनाना तो समझ लो आसानी से 2 नंबर आपके हो गए। तो अच्छे से चित्र वगैरह देख के जाना। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। ठीक है, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश किरणें हैं उनकी उत्क्रमणीयता से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, आपस में व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको इरेज कर दूं ना, समझ गए होंगे। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो वहां पे आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दोनों आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यही क्या कहलाता है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2.42। ये जरूर आप याद रख लीजिएगा, 100% लिख के ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल आप इस बार 2024 में बनेगा। चलो नवा सवाल, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है। तो लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ लिखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में, या फिर वायु के आगे आप लिख सकते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यही क्या होता है, अपवर्तनांक का प्रकाश चाल से संबंध होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है न्यूमेरिकल का। है, तो ऊपर के सारे चीजें को मिटा देते हैं और न्यूमेरिकल वाला सवाल ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक जितने उन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, जितना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप सबको पता है, उतना ज्यादा मैं आपके लिए काम करूंगी, है ना। चलो क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है। अब आपतन कोण क्या होता है, I, और अपवर्तन कोण R। तो क्या कह रहा है, आपतन कोण मतलब I की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री,
और अपवर्तन कोण जिसको r से लिखते हैं इसकी वैल्यू क्या है 30 डिग्री। पूछा गया प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन आई बटे साइन आर, तो साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। जिसको ये वैल्यूज नहीं याद है मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया हुआ है, वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो है वो उसी का है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ट्रिक भी इससे इस सारी वैल्यूज को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैथ्स में तो करेगा ही साथ फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा। जो भी बच्चे मैथ्स से नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए फिजिक्स में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया है, ठीक है, जाके आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। तो साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो ये वाला इसके पास और ये नीचे वाला सबसे ऊपर में गुणा होगा, तो 2 गुणे 1/√2 इंटू 1, ठीक है, तो √2। अब देखिए, अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, इधर लिखती हूँ, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और इंटू में 1 दिया है, नीचे देखो क्या है √2 इंटू 1 है, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा √2। क्यों? क्योंकि जब √2 को किसी भी 1 अगर 1 का गुणा किसी से भी करते हैं तो वही जो संख्या रहती है, बटे में 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा √2 हमारे सवाल का आंसर बनेगा। तो समझ में आ गया ना। चलिए अब हम बच गए हमारे पास बहुविकल्पीय सवाल। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय सवालों को पढ़ लेते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं और ये आप खुद से चैलेंज कर लीजिए, मेरे आंसर करने से पहले आपको अपना आंसर करना है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो पहला सवाल क्या है, निम्न में से प्रकाश किसमें तेजी से गमन करेगा। आपको अलग अलग माध्यम इसमें दे रखा है, अब आपको बताना है इन सभी माध्यमों में से प्रकाश जो है वो किसमें ज्यादा तेजी से चला जाएगा। ऑप्शंस हैं जल, दूसरा ऑप्शन बेंजीन, तीसरा ऑप्शन केरोसिन या चौथा ऑप्शन क्वार्टज। केरोसिन मतलब समझते हो क्या होता है, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं ना देसी भाषा में, वो होता है केरोसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। किन किन बच्चों ने सही आंसर किया है कमेंट में आंसर लिखिएगा। दूसरा सवाल, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ती है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर, अभी देखो जिसने भी चित्र समझा होगा ध्यान से, बताया था ना आपको, यहाँ पे मैंने माध्यम बनाया था, ऊपर वायु का माध्यम था, जब यहाँ से आ रही थी तो क्या हो रहा था, इसके पास आ रही थी, है ना, तो कांच, ये कांच का माध्यम था, द्वितीय माध्यम था, तो क्या हो रहा है अभिलंब के पास आ रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा सवाल, स्नेल का नियम है, इनमें से कौन सा स्नेल का नियम है, साइन आर बटे साइन आई बटे आर बटे आई या डी ऑप्शन साइन आई बटे साइन आर। देखो अभी अभी आपके सामने सूत्र लगाया था मैंने, एग्जाम्पल दिया था आपके सामने, उदाहरण दिया था आपके सामने मैंने क्या न्यूमेरिकल आपके सामने लगाया, यही तो फॉर्मूला लगाया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ये क्या है अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसे हम क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। ओके चलो चौथा सवाल देखो, कौन सा सही कथन है, आई डज नॉट इक्वल टू आर, मतलब जो आई होता है वो आर के बराबर नहीं है। ऑप्शन बी, आर जो है वो आई से छोटा है। ऑप्शन सी, आई आर से क्या है, ऑप्शन बी आई जो है आर से बड़ा है। ऑप्शन सी, आर आई से बड़ा है, या ऑप्शन डी, आई और आर बराबर है। तो याद रखिएगा कि जो हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। चलो पांचवा सवाल, √2 का मान क्या है, 1.14, 1.144, 1.414 या फिर 1.312। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, आपके सामने है, लेकिन ध्यान से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आंसर नहीं कर पाओगे। सामने पढ़ा हुआ है ना, √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है, ठीक है, तो वैल्यूज भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।